मिल जाती है मंजिल जहां चाह होती है दोस्त, क्योंकि मंजिलों से भी बेहतर उसकी राह होती है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी मंजिल से असली में चाहत करते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप राहों का ही मजा ना लें, बल्कि अपने राहों को जीते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे, तो ही मंजिल का असली मजा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, हम जो ये ग्रुप डी का सेशन चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि आपने किसी से उधार लिया तो उसने आपको 10% पे दिया, तो ये कितना उसका ब्याज निकलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो उसको ब्याज नहीं चुकाया, उस ब्याज पे भी वो ब्याज लेता है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिल जाता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो इस तरीके के हम सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सवाल को देखते हैं और हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राहुल साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए अपनी बहन से 10,000 रुपये उधार लेता है। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 500 रुपये है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा। तो देखिए, ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो पहले हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर में ये PRT बटा में 100। P से हमारा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे मूलधन, R से दर और T से समय। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हमारा ये पूरा सवाल बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। हमें बोल रहा है कि SI कितना है, हमको दिया हुआ 500, तो हम 500 लिख लिए बराबर में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये उसने चुकाया है, 500 लिख लिया हमने। और ये P कितना है हमारा 10,000, इंटू में R हमको रेट हमको मालूम नहीं, समय हमको मालूम है 2 साल बटा में 100। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो R बराबर हम लिख सकते हैं 500 2 इंटू में 100, यहाँ से 100 ये 2, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आया R बराबर 2.5%, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे उतार लीजिए और इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 31 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये बैंक में जमा कराए और उसी वर्ष 13 अप्रैल को निकाल लिए। 5% वर्ष की साधारण ब्याज दर से उसे कितनी राशि प्राप्त हुई होगी। अब देखिए, ये भी साधारण ब्याज पे है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा। अब हम लोग आते हैं इसके, हम फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखिए, इसमें मूलधन कितना है 1,000 रुपया, इसमें रेट है 5% का, और इसमें समय क्या है। अब देखिए, समय आप यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। देखिए, 31 तारीख को इसने जमा किया, यानी कि एक दिन तो उस महीने में मिला 31 तारीख वाला। उसके बाद ये 29 दिनों का है, तो 29 दिन भी मिलेगा फरवरी। उसके बाद मार्च 31 का, अप्रैल में अब देखिए 13 तारीख को इसने निकाल लिया, यानी कि 12 तारीख तक का ही ब्याज मिलेगा इसको, तो 12। अब ये कितना होगा, इसको आप जोड़िएगा तो ये 73 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, इस 73 को हमको साल में बदल लेना है, तो हम किससे भाग देंगे 365 से। अब आप बोलिएगा कि ये 365 से क्यों देंगे, 29 का महीना 366 दिन का होगा, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो साल होता है वो हम लोग 365 ही मानते हैं। वो 4 साल के बाद आपका 366 होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम 365 से ही भाग देंगे, और इतना बटा में आपको लिखना होगा 100, और बराबर में जो आपका आएगा ये आपका साधारण ब्याज होगा। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये अगर काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर ये 5 से 5 कट गया, यानी कि बच गया हमारे पास 10, और यही हमारा 10 रुपया जो होगा, यही 10 रुपया हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है 8400 रुपये की धनराशि को 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त प्रभारी की जाएगी। अब इसमें पूछ लिया है कि वार्षिक किस्त कितनी होनी चाहिए, किस्त वाला सवाल है। तो देखिए, किस्त वाले सवाल को हम कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। हमने मान लिया कि पहले साल में 100 रुपया, दूसरे साल में 100 रुपया, तीसरे साल में 100 रुपया, चौथे साल में 100 रुपया और 5वें साल में 100 रुपया। ये हमारे 100 रुपया हो गए, हर साल हमको देना था।
लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये तो लास्ट में देगा ही देगा, इस 100 रुपये को अभी ना देकर ये कब दे, लास्ट वाले ईयर्स में, तो इस पे 10% का देना पड़ेगा उसको, और तो ये हमारा हो जाएगा 110। इस वाले को अभी ना देकर इसको लास्ट में दे तो यहाँ पर भी 10% यानी कि 120 हो गया। यहाँ पे इसी तरीके से 130 देगा और यहाँ पर इसी तरीके से 140 देगा। तो अब आप क्या कीजिए, इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और 5 9 1 10 का 0, फिर हाथ में चाहे 1 और ये 5 और 1 6, यानी कि 600 आ गया। अब देखिए यही बोला गया है कि यही 600 के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 8400 रुपए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि हर साल का, अगर हम सालाना देते तो यानी कि 100 रुपए का निकालना है, 100 यूनिट का। तो इस 100 यूनिट का कितना निकलेगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से अगर काटते हैं तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी कि 1400 रुपए। इस 14 का इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो 1400 रुपए आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये किस्त वाला सवाल समझ में आया होगा। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि किसी भी राशि पर ब्याज किसी न किसी दर पर मूलधन का 25/16 हो जाता है, तो यदि ब्याज की दर और वर्ष दोनों ही समान समय हो तो इसका क्या करना है, आपको संख्या समान है तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं, फिर से ब्याज दर ही ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए ये बोल रहा है कि 25/16, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मूलधन का 25/16 है, कौन, ब्याज। तो हम इसे ब्याज मान लेंगे और ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मूलधन का 25 है, कौन, ब्याज। अब इसी पे हम लोग सवाल बना देते हैं। मूलधन हमारा 16 है तो 16 हो गया, रेट हमारे मालूम नहीं और समय जो भी है वो भी हमारा इसी के बराबर है, बटा में यहाँ पे 100 लिखिए, इक्वल टू आपको कितना आना चाहिए, 25, क्योंकि ये आपका ब्याज है। अब इसी सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए इसको अगर करते हैं r का स्क्वायर बटा में, ये हमारा हो जाएगा 2500, ये 2 जीरो इधर जाके गुना में हो जाएगा और बटा में 16। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा r बराबर में, ये स्क्वायर में है तो r बराबर में क्या हो जाएगा, ये 50/4, क्योंकि ये इसका वर्गमूल क्या होगा 4 और इसका वर्गमूल 50। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 25/2 आएगा, यानी कि 12.5%। यही इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको इस तरीके से बटे में दे तो आप जो दिया हुआ, जैसे कि ब्याज जो है मूलधन का इतना है तो मूलधन 16 हो गया और ब्याज आपका 25 हो गया। इस तरीके से बनाइएगा, सवाल आसानी से बन जाएगा। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज का ही एक और सवाल देख लेते हैं, जो कि है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1260 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में वह 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 2 वर्षों में कितना हो जाती है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 सालों में ये हो जाती है 1260, ठीक है, और ये 5 सालों में हो जाती है 1350। तो अब देखिए साधारण ब्याज जो होता है ये तो फिक्स होता है ना, हर साल बढ़ते जाएगा, यानी कि इसमें ये जो 3 सालों में जो भी अंतर आया होगा वो साधारण ब्याज ही बढ़ रहा होगा। तो इसका अंतर निकाल लेते हैं। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 90, यानी कि इन 3 सालों में हमें 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो कि साधारण ब्याज है 3 साल का। तो अब देखिए ये 3 सालों का SI कितना है, 90 है, तो यानी कि 1 साल का कितना निकलेगा, मैं थोड़ा लिख देता हूं इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए। तो ये 1 साल का 90/3 यानी कि 30, यहां तक आपको समझ में आ गया। 1 साल का आपका निकल गया 30, यानी कि 30 रुपया हर साल ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 सालों में ये रुपया इतना हो जाता है 1260, यानी कि 2 सालों में ब्याज कितना मिला होगा, ये 1 साल का है तो 2 साल का 60 घटा दिए तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। अब मूलधन कितना आ गया हमारा 1200, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये 2 सालों में इतना रुपया हो जाता है, 5 सालों में इतना हो जाता है, यानी कि 90 रुपये का ब्याज मिला होगा। 3 सालों में ये जब 90 रुपये हमको मिल जा रहा है ब्याज के तौर पे, तो हमें 1 साल में कितना मिलेगा 30 रुपया। लेकिन यहाँ पे तो बोला था क्या कि 2 सालों में इतना रुपया हो जाता है, यानी कि 60 रुपया ज्यादा है। क्या 60 रुपया है, ये आपका साधारण ब्याज है। तो जब हम इसमें से ब्याज घटाए तो हमें मूलधन प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हमने लिख दिया 1200
इनटू में अगर हम 1 साल का लिखते हैं तो 1 साल, हमारा ब्याज कितना, ये सॉरी रेट हमको मालूम नहीं, बटा में 100 बराबर में हमें 1 साल का कितना निकला है, हम 1 साल का निकाल रहे हैं ना, तो 1 साल का लिखेंगे 30। अब इससे ये कट गया, यानी कि r बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30 बटा में 12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आप इसको काट दीजिए 6 से, 6 दूनी के 12, 6 पचे 30, यानी कि 5 बटा में 2, यानी कि ये भी आ जाएगा 2.5, यही 2.50%, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, अब हमने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि कितने समय में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज का दुगना हो जाएगी यदि ब्याज दर 20% है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। तो अब देखिए, हमें क्या पूछा है कि कितने सालों में कोई भी राशि, हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है, ये 100 रुपया कितने सालों में अर्धवार्षिक रूप से है, तो और ये कितने सालों में हो जाएगी, हमको साल पूछा है, हमको टी मालूम नहीं है, हम टी लिख दिए, ठीक है, इनटू में, और हमको बताया गया है 20% की दर से। अब देखिए 20% वार्षिक है ना, तो जब अर्धवार्षिक होगी तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। बात आ गया समझ में? 20% आपका वार्षिक है, तो आधे साल के लिए जब निकालेंगे तो वो 10% हो जाएगा, और बटा में 100, और आपको जो ये पूरा मूलधन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि आपका 100 रुपये तो पहले से है और उस पर ब्याज 100 का पड़ेगा, तभी तो ये दोगुना होगा। तो हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए। अब हम यही इसी को काट कूट के बराबर कर देंगे, तो टी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, इस 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 10, ठीक है। तो टी बराबर हमको मिला 10, लेकिन ये अर्धवार्षिक रूप से था, यानी कि सालों की संख्या भी डबल हो गई होगी। अगर हमें ईयर्स में इसको लेना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 बटा में 2, यानी कि 5 साल। आपको बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे समय जब आपको बोल दिया है कि अर्धवार्षिक, तो हमारे पास जब 2 साल होता है तो हम उसे 4 साल मान लेते हैं, क्योंकि 4 बार उसको काउंट करना पड़ेगा 2 साल को ही। उसी तरीके से यहाँ पे जब 10 साल निकला है तो ये 10 साल क्या है, अर्धवार्षिक तौर पे है ना, तो यानी कि इसको हम 2 से भाग देंगे तभी हमारा एक्चुअल ईयर निकलेगा। तो ये हमारा 5 साल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको 5 साल कहीं दिया ही नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर 5 साल निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसे उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि एक व्यक्ति ने कुल 3,70,000 रुपये 3 भागों में विभाजित किया। उन्हें क्रमशः 4%, 5% और 6% के साधारण ब्याज पर 3 बैंकों में जमा कर दिया, और 1 वर्ष के अंत में सभी तीनों बैंकों का से जो ब्याज मिल रहा है वो सभी के सभी बराबर है। तो तीनों बैंकों में कितना जमा किया गया था, ठीक है, कितना कितना जमा किया गया था। अब देखिए यहाँ पे SI का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। SI का फॉर्मूला क्या है, PRT बटा में 100, ठीक है, ये आपका SI का फॉर्मूला है, और ये तीनों में ही बराबर है। तो हम क्या कर लेंगे, हमने पहले वाले को मान लिया कि X रुपये जमा किया होगा, कितने साल के लिए, 4 साल के, सॉरी साल तो एक ही है, परसेंटेज इसका 4% है, बटा में 100 बराबर में। दूसरा हमने Y 1 साल के लिए, और इसका परसेंटेज कितना है 5 बटा में 100। तीसरा हमारा Z 1 साल के लिए, और इसका परसेंटेज हमारा 6 है बटा में 100। अब हमको जो जो कट रहा है काट देंगे, 4 से काटे 25 बार में, 5 से काटे 20 बार में, और ये 6 से काटा गया तो ये कितने बार में कटेगा, ये हमारा 3 आ जाएगा और ये हमारा 50 आ जाएगा। अगर नीचे भी कटता है तो काट कूट के बराबर करते थे, क्योंकि बराबर में है सब, तो एक ही संख्या से कटना चाहिए। देखिए 5 से कटेगा, ये 50 25, 5 चौके 20, और 5 से ये 10 बार में अभी कट रहा है, अब नहीं कट रहा, तीनों किसी से भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x बटा में 5 बराबर y बटा में 4 बराबर 3z बटा में 10। अब इसे हमें अनुपात में लिख लेना है। तो देखिए अगर x बटा में y लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 बटा में 4, ये 5 ऊपर चला गया, ये y नीचे चला गया, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम y बटा में z लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 बटा में 10, और हम इसको जब काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 6 बटा में 5। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम अनुपात में लिख लेते हैं।
यानी कि अनुपात क्या होना होगा हमारा x अनुपात y अनुपात z। कैसे होगा, देखिए 5 4 है तो 5, ये हो गया 5 अनुपात में 4, और यहाँ पे y 6 है अनुपात में 5। तो जब हम इसको करेंगे तो 6 5 30, 6 चौक 24 और 5 चौके 20, कटेगा 2 से 15 12 10, ठीक है, 2 से काट दिए तीनों। अब देखिए हमारा ये x y z बराबर में क्या निकल गया हमको, 15 12 और 10। यहीं से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इन तीनों को मिलाकर उसने कितना बोला है कि उसे 3,70,000 रुपये उसने जमा किए थे। तो यही देखिए 15 12 कितना हो गया 27 और 10 37, यानी कि ये 37 बराबर में हमको दिया हुआ है 3,70,000, ठीक है। तो इस 37 से काटे तो ये कितने बार में गया 1 0 0 0 0, यानी कि 10,000 ये निकल गया। अब हमको बताना है कि 15 का, तो 15 का वैल्यू कितना होगा 1,50,000। 12 का, क्योंकि 4 0 है तो 4 0 यहाँ पे भी लग जाएगा, 12 का 12 फिर 4 0, और 10 का 10 फिर 4 0, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल बना है, ठीक है। ये हमारा आंसर भी आ गया, तो आप इसे भी उतार लीजिए, ठीक है। और जब इसे आप बनाने लगिएगा तो ये सब कुछ स्टेप्स आप जंप कर जाइएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने डिटेल्स में इसलिए समझाया ताकि आपको हर एक बारीकी समझ में आ सके। उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने साधारण ब्याज के आखिरी सवाल पे चलते हैं, जो कि है कि अक्षय 2 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 सालों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो अक्षय 1 साल में कितना लाभ कमाता है। मतलब इधर से लिया उसने 6% की रेट से और अपने दोस्त को दे दिया 9% की रेट से। यानी कि अब देखिए यहाँ पे तो 9% माइनस में हम क्या करेंगे 6% कर लेंगे, तो ये हमें कितना आएगा 3%। यानी ये 3% का उसने फायदा कमाया है। अब ये 3% का उसने फायदा कमाया है तो कितने पे, अब देखिए 100% बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा 3,000 आ जाता है जो हमको दिया हुआ है। ये पूरा 100% बराबर 3,000, तो 3% बराबर कितना होगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 3% बराबर हमको आएगा 30 गुने में 3, यानी कि हमें पता चला 90। अब देखिए ये पूछा है कि अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, तो 1 साल में इसको कितना लाभ हो रहा है 90 रुपये का। अगर ये पूछता कि इन दोनों सालों में हमें कितना लाभ हो रहा है, तो पहले साल उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, दूसरे साल भी 90 का होगा, यानी कि उसको 180 रुपये का लाभ होगा। तो चलिए इस सवाल को भी उतार लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको परसेंटेज में से माइनस कर लेना है। जितना परसेंटेज आएगा उसी को आप मान लीजिएगा कि यही दोनों के बीच का अंतर होने वाला है, ठीक है। उतार लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि 1.96 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि मूलधन ही 1 था और ये कितना हो गया 1.96 गुना हो गया है, ठीक है, यानी कि इससे इतना हो गया है। तो अब देखिए इस तरीके के सवालों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये देखिए 2 सालों में हो गया है ना, ये तो 2 सालों में ये 1.96 हुआ है। हमें 1 साल में निकालने के लिए हम इसके ऊपर रूट चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लाइन में रूट चढ़ा लेते हैं। हमने रूट चढ़ा लिया 1.96। अब देखिए 2 साल के लिए पूछा ना, यानी कि ये रूट होगा। अगर ये 3 साल के लिए पूछा होता तो यहाँ 3 लिखते, 4 साल के लिए पूछा होता तो यहाँ पे 4 लिखते, ठीक है। अब बात समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ये क्या है 2 लिखा हुआ है, यानी कि रूट हमने चढ़ा दिया और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 1.4, ठीक है। अब हमने मान के रखा था मूलधन कितना, मूलधन हमारा 1 था जो कि 1.4 हो गया 1 साल में। तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो बराबर ही होता है, क्योंकि 1 साल में क्या कोई तो ब्याज है ही नहीं, तो उस पर क्या ब्याज मिलेगा। इसीलिए 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है। तो देखिए अब कितना इस पे ब्याज मिल गया 0.4 ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्याज दर, है ना। ब्याज दर जब हमको निकालना है तो हम लिख लेंगे ये कितना हो गया हमारा 0.4, जो कि हमें ब्याज मिला है कितने पे 1 पे।
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ब्याज दर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/10 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि 40%, जो कि इस सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको बस यही याद रखना है, जब हमको 2 साल पूछे तो हमें रूट चढ़ाना है, 3 साल पूछे तो हमें रूट के बाद यहाँ 3 लिख देना है, यानी कि क्यूब निकालना होगा उसका, रूट क्यूब। और जो अगर 4 पूछ दे तो यहाँ पर 4, अगर 5 पूछ दे तो यहाँ पर 5 और अंडर रूट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? उतार लीजिए इसे पूरा। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यदि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होने वाली एक राशि 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मिश्र धन आपको दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, जो कि आपको 7200 रुपये है। तो जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में अमाउंट हमको दे दिया हो तो हम अमाउंट वाले फॉर्मूले पे ही ये सवाल को बना देंगे। हम सारे सवाल इस पे नहीं बनाएंगे, लेकिन अमाउंट जहां पे दिया होगा हमको अमाउंट वाले फॉर्मूले पे अगर बैठा के बनाते हैं तो बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। अब ये ए से अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्र धन, पी से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 1 प्लस में आर यानी कि रेट, बटा में 100 यानी कि ये R% हो गया, और बटा में टाइम। ठीक है, ये सॉरी पावर में टाइम। तो देखिए ये अमाउंट का फॉर्मूला है और इसी पे हम सारे सवाल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 72, तो हम लिख लेते हैं 7200 रुपये, बराबर में हमें प्रिंसिपल पता नहीं है तो हमने पी लिख लिया, 1 प्लस में रेट हमें दिया हुआ है 20, बटा में 100 इंटू में, और टाइम कितना है 2 सालों का। इसी को अगर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये पी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए 20 से गया कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो ये इसका क्या निकल के आएगा, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7200 बराबर में पी, और इंटू में ये हमारा निकल के आएगा, देखिए 5 एकम 5 और यहाँ 1, यानी कि 6 बटा में 5, और यही 6 बटा में 5 2 बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 5 5 जो होगा गुना में चला जाएगा और 6 6 भाग में। तो हम इसको लिख लेते हैं P बराबर 7200 इंटू में, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू में 5 बटा में 6 इंटू में 6, 6 से काटे, और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1200 रुपये, फिर 6 से काटे 200। ठीक है, तो ये 200, 500, 200, 5 और 5, 25 हो गया, ये 25 दूनी के 50, और उसके बाद 2 जीरो, यानी कि इसका आंसर निकल के आपका आया 5000। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका कितना था, 5000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम इस अमाउंट वाले फॉर्मूले को वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हमारा अमाउंट ऑलरेडी दे दिया गया होगा। बात आ गई समझ में? उतार लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यदि 125 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 512 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 3 सालों में ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 512, कितने रुपए पर, 125 पे, यानी कि 1 साल में क्या होगा। अब देखिए 3 साल में है ना, तो 1 साल में निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट, ये यहाँ पे क्यूब रूट निकलेगा, तो 512 बटा में 125, ये हमें 8 बटा 5 मिला, यानी कि 1 साल में 5 रुपए की राशि क्या है, 8 रुपया हो जाती है। यानी कि ब्याज कितना मिला, 3 का, तो 3 का ब्याज मिला, कितने पे मिला, 5 पे मिला, और मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकाल लेंगे, ब्याज दर, यानी कि ब्याज परसेंट हमने लिख लिया। अब देखिए 5 से गया तो 20, यानी कि 60% इस सवाल का आंसर होगा। कितना आसान सा सवाल है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब इसने 3 साल में बोल दिया है तो हमें क्या करना होगा, इसका क्यूब रूट निकालना होगा। ठीक है, उतार लीजिए इस सवाल। तो दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 10% वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला है आपको क्या अंतर, किसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। मैं पहले इस अंतर को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा सवाल ले लेता हूँ और उस पर मैं बनाता हूँ। मान लेते हैं कि मूलधन हमारे पास 100 रुपया है। ठीक है, इस 100 रुपया का साधारण ब्याज कितना निकलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, इसका अंतर क्या निकलेगा। हमने रेट मान लिया 10%। ठीक है, अब देखिए सवाल को हम लोग ट्री मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से, ट्री मेथड से। 1 साल 2 साल,
रेट क्या है 10%, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा 10, इस 100 का 10% 10। पहले साल में 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल में 10 रुपया ब्याज मिला, यानी कि ये कितना हो गया 20 रुपया। और ये जो 20 रुपया आपका निकलेगा ये क्या है आपका साधारण ब्याज है, क्योंकि दोनों साल में 10-10 रुपया मिला। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताया जाता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि जो पहले साल जो ब्याज मिला होगा इसका ब्याज भी दूसरे साल मिलेगा। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% जब आप निकालिएगा तो ये आपका निकलेगा 1, यानी कि ये टोटल मिला के आपको 21 रुपया मिल रहा है। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बात आ गई समझ में। यह ब्याज पे भी ब्याज दिया गया, यानी कि जो 21 रुपया निकला ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो सिर्फ 2 सालों का निकाल लेंगे ये हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर अगर आपको पता करना होगा तो देखिए कैसे पता कीजिएगा। ये आपका साधारण ब्याज हो गया और ये जो आपका निकल के आया है सिर्फ यही ना अंतर है। देखिए 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये सिर्फ ब्याज पे जो ब्याज मिला है ये आपका क्या है अंतर है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से भी पूछ दे कि पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा तो 10 रुपया, और अगर दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल में आपको कितना मिल रहा है 11 रुपया। आगे बात समझ में। अब चलिए इस सवाल को हम लोग, जो हमारा सवाल है हम उस पर बैठाकर इस सवाल को बनाते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ये क्लियर रह सके। अब देखिए हमारा सवाल जो है वो ये है कि 40 रुपया इन दोनों का अंतर है। हमने मान लिया कि कुछ भी एक मूलधन रहा होगा, 2 साल बोल दिया तो 2 साल हमने ले लिया, 10%, 10%, 10%। ठीक है, यहां पर भी कुछ निकला होगा, यहां पर भी कुछ निकला होगा। अभी हम कुछ नहीं जानते हैं क्या क्या निकला है, यहां पर भी इसका 10% कुछ निकला होगा। हमको क्या बताया है, यही बताया ना, ये 40 रुपया है। इनका अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40, यानी कि ये 10% बराबर 40 है तो 100% बराबर कितना होगा 400। यानी कि पहले साल 400 मिला होगा तो दूसरे साल भी 400 मिला होगा। अब ये 10% 400 है तो 100% कितना होगा 4000। यानी कि ये आपको देखिए बैक से किस तरीके से आसानी से बन गया सवाल। तो यही हमारा हो जाएगा, धनराशि ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा 4000 रुपया जो कि आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए इसे और कैसे कैसे हमने लेके गए हैं ये भी समझ लीजिए। फिर से समझा देता हूँ, 10% बराबर 40 है तो 100% बराबर 400, और यही 10% बराबर 400 है तो 100% बराबर 4000। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि यदि 8% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 360 रुपये है तो समान ब्याज की दर लेकिन 2 गुने समय के लिए समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम पहले 3 मेथड पे ही हम समझ लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि कोई एक धनराशि होगी, इस धनराशि पर 1.5 साल यानी कि 1 साल तो पूरा लगेगा, यानी कि इसको 8% पूरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा 4% ही मिलेगा। ठीक है, और ये कितना हो गया है 360, यानी कि ये जो निकलेगा रेशियो, ये देखिए कितना निकल रहा है 2 और 1 का, है ना। यानी कि अब हम 3 बराबर हमको दिया हुआ है 360, तो हम निकाल सकते हैं 2 बराबर कितना निकलेगा, 3 से काट दिए, यानी कि ये तो 120 हो जाएगा, और ये हमारा 2 यानी कि 240। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि 360 को हमने बांट दिया 2 भागों में, ये 240 और ये 120। अब देखिए बोल रहा है हमसे कि इसी धनराशि को दुगने समय के लिए, यानी कि 1.5 साल जब था अब ये 3 साल हो जाएगा, सब पे 8% का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 8% का 240 रुपये हमको मिल रहा था, हमने 240 लिख लिया, 240, 240। अब हमें इसी का निकालना है कि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए 240, 240, 240। अब इस 240 का फिर हम लोग 8% निकालेंगे तो ये हमें कितना निकल के आएगा, हम देख लेते हैं। 240 का 8%, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 4 3 और 8 दूनी 16, 1 17, 18, 19, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 19.2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी अब 19, अब ये हमको सब जोड़कर
यहाँ पर निकालना होगा, तो हम लिख लेंगे 24 दूनी के 48 हो जाता है, यानी कि 480, और ये 19.2 यानी कि 2.994। इसका हमको निकालना है 8%। ठीक है, तो हम सीधे सीधे पहले गुना कर लेते हैं। 8 दूनी के 16 का 6 हाथ में 4 1, 9 8 72, 1 73 के 3 हाथ में 4 7, 9 8 72 और 7 79, 9 हाथ में 4 7 और 9 चौक 8 चौके 32, 32 और 7 39। और ये 1 दशमलव के बाद तो पहले से था, लेकिन 2 जीरो और है नीचे, तो 2 दशमलव और आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 39.9। अब देखिए ये हमारा इस पूरे का ये निकला। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसी को आप जोड़ देना है। तो 24, ये कितना हो जाएगा आपको 24 24 24 आप जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 72, यानी कि 720, और आपको जोड़ना है 19 और 39.9 और 19.2, तो 9 और 9 2 1 हाथ में यहाँ 1। अच्छा, इस 9 के बाद में भी कुछ आएगा ना, 3 था शायद, तो हमने 3 लिख लिया। ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया आपका 9 10 11 का, यहाँ 9 2 11 का 1 हाथ में बचा 1, 9 9 18, 1 19 का 9, यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 7। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, उतार लीजिए इसे। उम्मीद है आपको समझ में अभी आ गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आज यहीं खत्म होता है। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के जरिए आपको ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जा सकता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा तो हमें भी एनर्जी मिलती है, हम भी आगे आने वाले और वीडियोस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।